तुलसी देवी की दो बेटियां थी, रेखा और नीलम। रेखा जहाँ काली थी, वहीं नीलम गोरी थी। रेखा जहाँ घर का सारा काम कर देती थी, वहीं नीलम घर में कोई भी काम नहीं करती थी। अरे नीलम बेटी, जाना एक घड़ा पानी ला दे, घर में पानी नहीं है। अरे माँ, मैं नहीं ला पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। आप रेखा से कहो ना, वो ला देगी। अरे माँ छोड़ दो, मैं झाड़ू लगा के पानी ला देती हूँ। अरे बेटी रेखा, तू अगर नहीं होती तो मेरा क्या जो होता। और ये लड़की एक भी काम बोलो तो हर समय ना ना ना, कोई भी काम करने से इनकार करती है। ससुराल में जाके क्या जो करेगी नहीं पता। फिर रेखा का जैसे ही झाड़ू लगाना हो जाता है, वो घर आ लेती है और पानी लाने के लिए चली जाती है। एक सुबह तुलसी देवी खाना बना रही होती है और पीछे बैठकर नीलम खाना खा रही थी। तभी वहाँ पर रेखा आती है। माँ माँ, मैं थोड़ा सा मंदिर होके आती हूँ, शिव जी को जल चढ़ा के। ओह ठीक है बेटी। अरे नीलम, तू भी जा, कम से कम शिव जी को जल चढ़ा देती। और ये तो भूखकर खाने से फुर्सत नहीं है तो क्या जल चढ़ाएगी। तू ही जा बेटा रेखा, तू ही चढ़ा के आ। अरे माँ, ये जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता है, वो भी सुबह से भूखे रह के मैं जल चढ़ाऊंगी। पहले पेट पूजा, फिर दूजा कुछ। रेखा चली जाती है शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। रेखा जहाँ आस्तिक थी, भगवान की पूजा वगैरह करती थी, शिव जी को खूब मानती थी, वहीं दूसरी ओर नीलम एक नास्तिक थी। वो ये सब पूजा वगैरह में विश्वास नहीं रखती थी। रेखा शिव जी के मंदिर आती है, शिव जी की मन से पूजा करती है, उस पर जल अर्पण करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छे से पूजा अर्चना करने के बाद रेखा मंदिर से जाने लगती है। तभी वहाँ पंडित जी कहते हैं रेखा से, अरे बेटी, मैं तुम्हें हर सोमवार देखता हूँ, तुम शिव जी की पूजा करने आती हो, उन पर जल अर्पण करने आती हो। देखना तुम्हारा भला होगा, शिव जी जैसा तुम्हें पति नसीब होगा जो तुम्हें खूब प्यार करेगा। फिर रेखा वहाँ से चली जाती है। बम बम बोले। आज तुलसी देवी के घर दो लड़के आए थे, नीलम और रेखा के रिश्ते की बात करने के लिए। कमल और रोहित। कमल और रोहित के घर में और कोई नहीं थे, इसीलिए वो दोनों खुद ही आए हुए थे लड़की देखने के लिए। कमल और रोहित नीलम और रेखा को देखने के बाद पसंद कर लेते हैं। कमल को रेखा काफी पसंद आती है, भले ही वो काली थी लेकिन वो काफी खूबसूरत थी, जो कमल को भा जाती है। माँ जी, हमें आपकी दोनों लड़कियाँ पसंद है, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? हम दोनों भाई आपकी दोनों बेटियों से शादी करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरी दोनों बेटियां एक साथ रहेगी आपके घर, आप दोनों के साथ दोनों बहन एक साथ ही रहेगी, ये तो अच्छी बात है। हाँ तो बस माँ जी, आप पंडित जी से बात करके शादी की तारीख तय कर लीजिए। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं पंडित जी से आज ही बात करती हूँ और तुम लोगों को इत्तला कर दूंगी। रेखा और नीलम की शादी तय हो जाती है। इससे रेखा और नीलम काफी खुश होती है और इससे ज्यादा उनकी माँ तुलसी देवी, क्योंकि उनकी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो रही थी और दोनों बेटियां एक ही घर जा रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद रेखा की शादी कमल से और नीलम की शादी रोहित के साथ करा दी जाती है। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज कमल और रेखा हॉल में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर रोहित आता है। अरे कमल, चल चल ऑफिस चल, लेट हो जाएगा हमें। अरे भाभी, अब तो मेरे भाई को छोड़ दो, उसे ऑफिस तो जाने दो। अरे रोहित, मैं कहाँ पकड़ी हुई हूँ, वो तो खुद बैठे हैं। अरे भाभी, ऐसे ही मजाक कर रहा था, चल भाई चल, जल्दी चल। फिर कमल उठता है और ऑफिस के लिए चला जाता है और इधर दोनों बहनें, अरे नीलम चल, कुछ बनाते हैं खाने के लिए। अरे हाँ हाँ रेखा, काफी भूख लगी है, चल चल जल्दी चल। इधर दोनों बहनें रसोई की ओर चली जाती है। कमल और रोहित की एक छोटी सी कंपनी थी, जहाँ दोनों मन लगाकर काम करते थे और कंपनी को काफी ऊंचाइयों तक ले जाने के सोचते थे। दोनों मिलकर काफी मेहनत करते थे। अरे कमल, अगर ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया तो हमें काफी प्रॉफिट होगा। अरे हाँ हाँ रोहित, तू सही कह रहा है, ये प्रोजेक्ट तो जैसे भी हो करके हमें ही चाहिए। आज शिवरात्रि थी। रेखा अपने घर में शिव जी की
पूजा करना चाहती थी। घर को अच्छे से कमरे को सजाया गया था फूलों से। रेखा इसके लिए काफी मेहनत की थी। आज रेखा शिवजी को घर में स्थापना करना चाहती थी, इसलिए उनकी कलश पूजा भी कर रही थी। कमल और रोहित काफी मेहनत करने के बाद भी उन्हें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। अरे भाई रोहित, हमने इतनी मेहनत की तब भी हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला। कितना आशा लगा के बैठे हुए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। हाँ कमल, अब कर भी क्या सकते हैं, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये कहते हुए कमल उठकर वहाँ से चला जाता है। कमल घर आता है और रेखा को पुकारता है। रेखा, रेखा कहाँ हो? रेखा, रेखा, अरे ये कहाँ चली गई? देखता हूँ कहाँ गई ये, कौन सा कोने में मर रही है। कमल रेखा को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे की ओर जाता है। तभी कमल इस कमरे में आ पहुँचता है। आकर देखता है कि रेखा यहाँ पूजा पाठ में व्यस्त है। वो काफी गुस्सा जाता है। रेखा, ये क्या कह रही हो? मैं तब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है? वो मैं पूजा कर रही थी ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया शायद। कमल को प्रोजेक्ट ना मिलने का जितना भी गुस्सा था वो रेखा पर निकाल रहा था। शायद तुम्हारे इस पूजा के कारण ही हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला और तुम घर में पूजा करने लगी हो। आइंदा से कभी भी इस घर में पूजा पाठ मत करना। इस गुस्से से कमल कलश को लात मारकर गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। कमल, ये क्या किया आपने? ये क्या किया? शिवजी के कलश को गिरा दिया लात मार के। हे शिवजी, हे भोलेनाथ, कमल को माफ कर देना। कमल से भूल हो गई। वो नादान है, वो नहीं जानता ये सब। उससे गुस्से में आकर ये सब कर दिया। माफ कर देना शिवजी उसे। कमल घर से बाहर निकल जाता है और दिमाग में सिर्फ प्रोजेक्ट की बातें चल रही थी। उसी ध्यान में वो रोड क्रॉस कर रहा था कि अचानक से एक बस आकर कमल को टक्कर मार देती है। बस टक्कर मारने के बाद वहां से चली जाती है। कमल वहां पर गिरा पड़ा रहता है। काफी समय तक कमल वहां पर पड़ा हुआ था। फिर आसपास के लोग उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। ये सूचना मिलते ही रेखा हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां पर कमल पड़ा हुआ था। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया कमल को? क्या हो गया इसे? ये कुछ कह क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ इसे? अरे देखिए, इन्हें काफी गंभीर चोट लगी है सर पर, जिस कारण ये कोमा में चले गए हैं। इन्हें पट्टी वगैरह तो बांध दी है, अब देखिए क्या होता है। डॉक्टर साहब, कब तक ठीक हो जाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकता है 1 हफ्ते में ठीक हो जाए, या 1 महीने में, या 1 साल में, या फिर कभी भी ठीक ना हो, ऐसे ही पड़े रहे। ये तो ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता है। अब ऊपर वाले को ही दुआ कीजिए। देखिए, ये कहते हुए डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। रेखा, अरे कमल, मैंने मना किया था कि आप ऐसा कुछ मत करिए। आपने गुस्से में आकर भोलेनाथ के कलश को लात मार दी। आज आपको उसी की सजा मिल गई। हे भोलेनाथ, इसे माफ कर दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए। रेखा कमल को घर लेकर आ जाती है। कमल चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहता था, ना ही कुछ बोल पाता था, ना ही कुछ कर पाता था। उस दिन अगर आप उस भोलेनाथ के कलश को लात नहीं मारी होती, ऐसा नहीं किया होता, तो आप आज सही होते, सही सलामत घूम रहे होते। आपकी उस छोटी सी गलती के कारण आपको कितनी बड़ी सजा मिल गई। हे भोलेनाथ, माफ कर दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए ना। रेखा भोलेनाथ से हर पल माफी मांगती है अपनी पति के लिए और प्रार्थना करती है कि उसके पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज कमल के पास रेखा बैठी हुई थी कमरे में। तभी वहाँ पर रोहित आता है। अरे भाभी, भाभी। अरे रोहित, हाँ कहो ना, क्या हुआ? कुछ जरूरी बातें करनी थी। हाँ कहो। अरे भाभी, मैं वो कंपनी को बेच रहा हूँ, काफी लॉस में जा रहा है, अकेले संभाल नहीं पा रहा हूँ। और वैसे भी कमल कब तक ठीक होगा नहीं पता, ठीक होगा भी या नहीं वो भी नहीं पता। अरे रोहित, ऐसा क्यों कह रहे हो? जो सच्चाई है भाभी, मैं वही बता रहा था। आज डील हो जाएगी तो आपके हिस्से का जो भी पैसा होगा आपको मिल जाएगा। और हम लोग वैसे भी ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, दूसरे शहर में अपना बिजनेस बैठाएंगे। ऐसे भी यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। ये कहते हुए रोहित वहाँ से चला जाता है। और इधर कमल ये बातें सुन तो पाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं ये बात सुनने के बाद। देखे कमल, जब समय खराब होता है तो अपना अपना नहीं रहता है, सब दूर चले जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं।
सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। कमल, सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। अब क्या करूं, कैसे करूं, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके एक्सीडेंट को हुए भी 1 साल होने जा रहे हैं। आप 1 साल से ऐसे ही बिस्तर पर पड़े हुए हैं। हे भोलेनाथ, अब तो कमल को उसकी सजा मिल चुकी है, अब इन्हें ठीक कर दीजिए। हम दोनों मिलकर आपकी पूजा करेंगे, कमल भी करेगा, और आपकी कलश स्थापना करके हम दोनों आपकी मन से पूजा करेंगे। कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। कमल को ठीक कर दो भोलेनाथ, कमल को ठीक कर दो। आज शिवरात्रि थी। रेखा घर को फिर से दोबारा उसी प्रकार सजाई थी, कलश स्थापना की थी पूजा करने के लिए। तभी रेखा को कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे ये किसकी आवाज है? कहीं कमल? अरे कहीं कमल तो नहीं? जय हो भोलेनाथ, मैं अभी आती हूँ। फिर रेखा जल्दी से दौड़ कर जाती है कमल के कमरे की ओर। रेखा दौड़ कर आती है कमल के पास, देखती है कमल उठने का कोशिश कर रहे हैं। तभी रेखा कमल को सहारा देकर उठाती है। अरे कमल, अब ठीक हो रहे। हे भगवान, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से कमल ठीक हो रहे। चलिए हम चलते हैं, दोनों मिलकर साथ में पूजा करते हैं। हाँ, हेलो, मैं भी चलता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आज इसका पश्चाताप करूँगा। फिर रेखा कमल को लेकर पूजा घर की ओर लेके जाती है। फिर रेखा कमल को लेके आती है पूजा घर में और बैठाती है, और फिर दोनों मिलकर शिवजी की पूरे ध्यान से, मन से शिवजी की आराधना करते हैं और उनकी कलश स्थापना करके पूजा करते हैं। जय भोलेनाथ की जय हो। आज तुम्हारी कृपा से कमल ठीक हो रहे हैं। जय हो भोलेनाथ। कुछ महीनों के बाद कमल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अरे रेखा कहाँ हो? अरे आई, ये लीजिए आपका ऑफिस का बैग। ये तो आप भूल ही आए थे। अरे हाँ रेखा, आज तुम नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। जय भोलेनाथ। कमल ऑफिस बैग लेता है और ऑफिस की ओर जाता है, अपना काम फिर से शुरू करता है। और इधर रेखा। जय भोलेनाथ, आज आपकी कृपा से कमल फिर से ठीक हो गए और अपने काम पे लौट आए। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। जय भोलेनाथ की जय हो। जाको राखे साइया मार सके न कोई, जिसके सिर पर भोलेनाथ का हाथ हो उसका कौन बुरा कर सकता है। रामपुर नामक गांव में सुषमा देवी अपनी 2 बेटियां रोमा और सोमा के साथ रहा करती थी। जहां रोमा गोरी और सोमा काली थी। रोमा हमेशा ही अपने मोबाइल में व्यस्त रहती थी और घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन वही सोमा घर का सारा काम करती थी। माँ, ये लो चाय। अरे लाला बेटी ला। अरे रोमा, देख हमेशा मोबाइल में घुसी रहती है, देख घर का थोड़ा सा काम भी कर लिया कर। ये बेचारी दिन भर कुछ न कुछ करते रहती है और तू तो सिर्फ मोबाइल ही देखती है। अरे माँ, जो कर रही है उसे करने दो ना, मुझे ये सब काम करना पसंद नहीं है। अरे बेटी, ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी यही कहेगी कि मुझे काम करना पसंद नहीं है? तब देखना तेरी सास कैसे तुझे मजा चखाती है। अरे माँ छोड़ो ना, तब का तब देखा जाएगा। अब ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज रोमा बिस्तर पर बैठकर मेकअप कर रही थी और दूसरी ओर सोमा घर की सफाई कर रही थी। तभी उसकी माँ सुषमा देवी वहाँ पहुँचती है। अरे रोमा, सोमा, सुन, आज लड़के वाले आ रहे तुम दोनों को देखने के लिए, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयार वगैरह हो जाना। अरे रोमा, जरा सोमा को भी ये सब क्या क्या मुंह में लगाती हो वो लगा के तैयार कर देना। अरे माँ, तू भी क्या कह रही है? इस पर जितना भी मेकअप खर्चा कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, काली की काली दिखती रहेगी। अरे बेटी, ऐसा नहीं कहते, वो भी तो तेरी बहन ही है ना। रोमा को अपने गोरे होने पर काफी घमंड था, इसलिए वो हमेशा ही सोमा को नीचा दिखाते रहती थी रंग के लिए। यह है गीता देवी के 2 बेटे रवि और सूरज। दोनों बेटों के साथ वो सुषमा देवी के घर आए हुए थे आज उनके घर लड़की देखने के लिए। अरे गीता देवी जी, आइए,
चलिए घर के अंदर चलिए। सुषमा देवी गीता देवी और उसके बेटों को स्वागत करती है और घर के अंदर लेके जाती है। रवि, सूरज और उसकी माँ तीनों सोफे में बैठे रहते हैं। तभी सोमा और रोमा चाय और नाश्ता लेकर वहाँ पहुँचती है। चाय नाश्ता टेबल पर रख देती है और दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अरे गीता देवी, यही मेरी दो बेटियां हैं, सोमा और रोमा। अरे हाँ हाँ सुषमा देवी जी, आपकी बेटियों को देख के ही पता चल रहा है, एक रूप में सुंदरी है तो दूसरा गुण में, दोनों अच्छी है। अरे माँ, मुझे वो गोरी वाली पसंद है, मैं तो गोरी वाली से शादी करूँगा। गीता देवी के बड़े बेटे सूरज गोरी वाली बहन को पसंद कर लेता है। अरे सुषमा देवी, मेरे बेटे को आपकी गोरी वाली बेटी पसंद आई। अरे माँ, मैं दूसरी वाली से शादी करने के लिए तैयार हूँ, वो मुझे काफी पसंद है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, मेरे दोनों बेटों को आपकी दोनों बेटियां ही पसंद आ गई। ये सुनकर सुषमा देवी काफी खुश होती है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात हुई, मेरी दोनों बेटियां आपके घर बहू बन के जाएगी, दोनों एक साथ ही रहेगी। हाँ हाँ, एक काम कीजिए, जल्दी से पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाइए, हम और इंतजार नहीं कर सकते। जल्द से जल्द इन दोनों को अपनी बहू बनाकर अपने घर लेके जाना चाहते हैं। हाँ हाँ गीता जी, मैं आज ही पंडित जी से बात करती हूँ। फिर एक अच्छे दिन देखकर सूरज की शादी रोमा से और रवि की शादी सोमा से करा दी जाती है। इस शादी से सुषमा देवी काफी खुश होती है क्योंकि उसकी दोनों बेटियों की शादी एक साथ हो जाती है। और इधर गीता देवी भी काफी खुश होती है क्योंकि उसके घर एक साथ दो बहुएं आ रही थी। शादी की दूसरी सुबह गीता देवी हॉल में बैठी हुई थी, तभी सोमा चाय बनाकर लेके आती है अपनी सास के लिए। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे बहू, आज पहली बार अपनी बहू के हाथों से चाय पीऊंगी। पहली बार क्यों माँ जी, अब से हर रोज मिलेगी चाय आपको। तभी वहाँ पर रोमा आ जाती है और ये सब देखकर मनी मन सोचती है, अरे ये सोमा तो सासू माँ को पटा रही है, कुछ करना पड़ेगा, कहीं इसने सासू माँ को पटाकर अपने साइड कर ली तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी। मैं कुछ करती हूँ। गुड मॉर्निंग सासू माँ। अरे रोमा बहू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। माँ जी, आपके लिए मैं कुछ नाश्ता बना के लेके आऊँ? अरे बहू, आज तुम लोगों की पहली रसोई है तो तुम लोग दोनों जाके जो मन में आए सो बनाओ। जिसका खाना आज अच्छा होगा मैं उसको कुछ इनाम दूंगी। अरे माँ जी, इनाम तब तो पहले मुझे ही दे दीजिए, मेरा खाना तो सबसे टेस्टी बनेगा। अरे बहू, वो तो वक्त ही बताएगा। फिर सोमा और रोमा दोनों किचन की ओर जाते हैं कुछ खाना बनाने के लिए। फिर दोनों बहुएं सोमा और रोमा आ जाती है रसोई में खाना बनाने के लिए। दोनों मिलकर कुछ न कुछ बना रही होती है। कुछ ही समय में सोमा का तैयार हो जाता है सब्जी, वो जल्दी से बना लेती है और वो एक कटोरी में उस सब्जी को रख लेती है। तभी उसे कुछ याद आ जाता है। अरे रोमा, जरा मेरी सब्जी को देखना, मैं 2 मिनट में आई। अरे हाँ हाँ, तू जाना, मैं देखती हूँ। फिर सोमा कुछ काम से रसोई से चली जाती है। तभी इधर रोमा सोचती है, अरे सोमा का सब्जी तैयार हो गया और इसका महक भी काफी अच्छी आ रही है, मतलब अच्छा बना है। अगर इसका सब्जी अच्छा बन गया तो सासू माँ इसे इनाम दे देगी। कुछ तो करना पड़ेगा। रोमा सोच सोच क्या कर सकती है। रोमा सोमा से अच्छी सब्जी तो नहीं बना सकती, लेकिन सोमा का सब्जी खराब जरूर कर सकती है। रोमा के दिमाग में यही आइडिया आता है और रोमा कुछ नमक निकालकर उसके सब्जी में मिला देती है। अब काम हो गया, अब तो इनाम मुझे ही मिलेगा। फिर रोमा भी अपनी सब्जी तैयार कर लेती है और वहाँ रख देती है। तभी वहाँ शोभा आती है। अरे रोमा, तेरा हो गया? मेरा तो हो गया, चल चल लेके चलते हैं। 1 मिनट रुक, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। फिर रोमा वहाँ से चली जाती है। तभी सोमा जल्दी जल्दी करके सब्जियाँ लेने में हाथ से फिसल जाती है और सब्जी नीचे गिर पड़ती है। अरे जा, ये क्या हो गया? मेरी तो सारी सब्जी नीचे गिर गई। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? एक ही काम कर सकती हूँ, दोबारा से बनाना पड़ेगा। फिर सोमा उस सब्जी को नीचे साफ कर लेती है और दोबारा से सब्जी बनाती है। जल्दी जल्दी से दोबारा सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है।
सासू माँ हॉल में इंतजार कर रही थी। तभी उसकी दोनों बहुएं अपने अपने हिसाब से बेस्ट बनाकर लेके आती है सासू माँ के पास। अरे बहुए, आ गए तुम लोग। आओ आओ, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है तुम लोगों के खाने में से। दोनों का अच्छा बनाओगे टेस्टी, लेकिन कौन बेहतर बनाए वही तो टेस्ट करना है। लाओ। पहले सोमा देती है। ये लीजिए माँ जी, इसमें से टेस्ट कीजिए। फिर सास गीता देवी सोमा के खाने में से एक चम्मच उठाती है और टेस्ट करती है। बड़ा टेस्टी बना है बहू तेरा। मुंह का स्वाद खुल गया। तभी इधर रोमा सोचती है, अरे मैंने तो इसके खाने में नमक मिला दिया था, लेकिन सासू माँ को इसका खाना इतना पसंद कैसे आ सकता है। अरे रोमा बहू, लाला अब तेरा वाला टेस्ट करके देखती हूँ तू कैसा बनाई है। फिर सास रोमा का खाना टेस्ट करती है। जैसे ही खाने का निवाला मुंह में डालती है, उसका मुंह खराब हो जाता है। बड़ा ही गंदा टेस्ट लगता है। बड़ी गंदी बनाई हो बहू। मजा नहीं आया। कुछ नमक ज्यादा है, मीठा ज्यादा है, कुछ संतुलित नहीं है तेरा खाने में। लगता है तुझे सीखना पड़ेगा। अपनी बहन शोमा से कुछ सीख लिया कर बहू। बड़ा अच्छा टेस्टी खाना बनाती है। ला सोमा बहू, एक बार और ले लेती हूँ तेरा खाना मुंह में, तो मेरा मुंह का स्वाद खुल जाएगा। फिर सास गीता देवी शोमा के खाने में से एक निवाला और लेती है। गीता देवी को शोमा बहू का खाना काफी पसंद आता है, इसीलिए सास खुशी होकर अपने हाथों से एक सोने का चूड़ी निकालकर शोमा को देती है। अरे बहू, ये ले आज का तेरा इनाम। बहुत अच्छा खाना बनाई हो, ऐसे ही बनाते रहना। फिर सास गीता देवी और शोमा वहाँ से चली जाती है और इधर रोमा सोचती है, अरे शोमा का खाना खराब क्यों नहीं हुआ? मैंने तो नमक मिलाई थी, तब भी सासू माँ को इतना पसंद आया। आखिर ये जादू हुआ कैसे?